रूसो यूक्रेनी संघर्ष अब पूरे 1 साल तक चला है। इससे यह 2022 की लगभग सबसे बड़ी ग्रे राइनो घटना बन गई है। ग्रे राइनो घटना एक अत्यधिक संभावित और महत्वपूर्ण संभावित संकट को संदर्भित करती है, साथ ही मध्य पर सबसे बड़ा युद्ध है। शीत युद्ध के बाद से पैमाना। अब तक स्थिति अस्पष्ट बनी हुई है, लेकिन युद्ध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में हलचल मचा दी है। युद्ध कब रुकेगा, इस प्रश्न का उत्तर लगभग कोई नहीं दे सकता। हालांकि आर्थिक गणना के संदर्भ में वर्तमान में यूक्रेन और रूस दोनों ही हारते दिख रहे हैं। 2022 में यूक्रेन की जीडीपी लगभग 1/3 कम हो गई और अर्थव्यवस्था को पतन का सामना करना पड़ा। 1/3 व्यवसाय बंद हो गए और ऊर्जा का आधा बुनियादी ढांचा नष्ट हो गया। पूर्वी यूक्रेन में 1500 किलोमीटर की अग्रिम पंक्ति के साथ लगे गांव और कस्बे लगभग पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गए। यूरोप में ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होने के कारण एकमात्र प्रभाव बिजली की लागत में वृद्धि थी। बहुत से लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए। इस बीच यूक्रेन में देश के अधिकांश भाग 24 घंटे बिजली, पानी और हीटिंग की गारंटी देने में असमर्थ थे। यूक्रेन में कई आम लोग बेघर हैं और उन्हें हर दिन पानी के लिए कतार में लगना पड़ता है। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए उन्हें खुद को कंबल में लपेटना पड़ता है। हालांकि कई लोगों ने रूसो यूक्रेनी संघर्ष के दौरान यूक्रेन को सहायता प्रदान की है। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में कुछ देशों द्वारा प्रदान की गई सहायता का कुल पैमाना 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। यह बहुत कुछ लगता है, लेकिन वास्तव में यह पर्याप्त नहीं है। युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण की अनुमानित लागत 300 बिलियन डॉलर से अधिक है और इसे बड़े पैमाने पर पूरा करने में कई दशक लगेंगे। इसके अतिरिक्त पुनर्निर्माण के प्रमुख प्रयासों को युद्ध विराम के बाद तक इंतजार करना होगा, लेकिन कोई नहीं जानता कि यह युद्ध कब समाप्त होगा। इसके अलावा पहले उल्लिखित कुल सहायता में 150 बिलियन डॉलर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यूक्रेन को प्रदान किए गए ऋणों के रूप में है। पुनर्निर्माण एक बात है, लेकिन ऋण का मुद्दा भी यूक्रेन को गहरा आक्रोश महसूस कराने के लिए पर्याप्त है। बेशक ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं हैं, क्योंकि पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन अगर लोग खो गए हैं तो यह वास्तव में निराशाजनक होगा। 2022 में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने अनुमान लगाया कि यूक्रेन की 40 मिलियन से अधिक की कुल आबादी का लगभग 1/3 या अधिक यूक्रेन भाग गया था। उन लोगों का उल्लेख नहीं करना जो अपने देश लौट सकते हैं। अगर हम अग्रिम पंक्ति के हताहतों पर भी विचार करें तो यूक्रेन द्वारा भुगतान की गई अंतिम लागत 2 पीढ़ियों के बराबर हो सकती है। जबकि यूक्रेन की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है, रूस की अर्थव्यवस्था की स्थिति को थका हुआ और खुद को बनाए रखने के लिए संघर्ष के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इसलिए जरूरी नहीं कि रूस यूक्रेन से बेहतर हो। पिछले साल एक धारणा थी कि युद्ध शुरू करना धन पैदा करने का एक तरीका है। हालांकि आंकड़ों पर नजर डालें तो 1 साल बीत जाने के बाद रूस एक ऐसे वित्तीय संकट से जूझ रहा है जो उसने 800 सालों में नहीं देखा था। संघर्ष की शुरुआत में यह कुछ ऐसा था जैसे जापान पिछले साल विश्व कप के दौरान जर्मनी के हमले का सामना कर रहा था। पूरे साल यूरोप और अमेरिका द्वारा लगाए गए 600 से अधिक आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रहा था। रूस ने इन प्रतिबंधों के खिलाफ अलग अलग उपाय अपनाए हैं। उदाहरण के लिए संघर्ष की शुरुआत में यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय समाशोधन प्रणाली अर्थात स्विफ्ट से बाहर करने की घोषणा की, जो रूस के घरेलू वित्तीय संस्थानों को अलग-थलग करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संलग्न होना असंभव बनाने के बराबर है। इसके जवाब में रूस ने सीधे अपने अमेरिकी डॉलर के भंडार को समाप्त कर दिया और घोषणा की कि कुछ देशों को रूसी तेल की खरीद को व्यवस्थित करने के लिए रूसी रूबल का उपयोग करने की आवश्यकता होगी, जिससे पहले मूल्यह्रास रूबल में वृद्धि हुई। उदाहरण के लिए जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने 330 अरब डॉलर मूल्य के रूसी कुलीन वर्गों और बैंकों की संपत्तियों को फ्रीज कर दिया, तो रूस ने घोषणा की कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों के लिए अपने विदेशी ऋणों को रूबल का उपयोग करके चुकाएगा। इसके
बाद पश्चिम ने रूस के आयात और निर्यात को सीमित कर दिया और रूस में बहुराष्ट्रीय निगमों को मंजूरी दे दी। रूस ने तुरंत विकल्प आयात करना शुरू कर दिया, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स को वर्न्याया और कोका कोला को कोका कोला में बदलना, जिसने न केवल अच्छा मुनाफा कमाया बल्कि घरेलू कंपनियों के एक समूह का समर्थन भी किया। संघर्ष की शुरुआत में प्राकृतिक गैस की कीमत बढ़ गई और कई देशों ने घबराहट में प्राकृतिक गैस खरीदी, जिससे रूस को अपने ऊर्जा संसाधनों से लाभ हुआ। हालांकि आर्थिक रूप से रूस एक द्वीप बन गया और उसे जो कीमत चुकानी पड़ी वह अक्सर भारी थी। पिछले साल की दूसरी छमाही से शुरू होकर अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतें करीब $130 प्रति बैरल के शिखर से गिरकर $80 से भी कम हो गईं, जिससे रूस की आय में भारी कमी आई। इस तथ्य के कारण कि तेल और गैस राजस्व आमतौर पर उनके राजकोषीय राजस्व का लगभग 40% होता है। पिछले साल की दूसरी छमाही से अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में तेज गिरावट के कारण रूस की आय में उल्लेखनीय कमी आई है। इसके अतिरिक्त उनके पूर्व प्रमुख यूरोपीय ग्राहकों ने अन्य देशों से ऊर्जा खरीदने की ओर रुख किया है। रूस को बदलने के लिए उच्च कीमतों पर प्रयास करता है। संघर्ष से पहले रूस की ऊर्जा का यूरोपीय बाजार में 40 से 50% हिस्सा था, लेकिन अब यह एक अंक में गिर गया है। इन ग्राहकों ने न केवल रूस के साथ व्यापार करना बंद कर दिया, बल्कि रूसी ऊर्जा की कीमतों को सीमित करने के लिए भी मिलकर काम किया। इस साल जनवरी में रूस से यूराल कच्चे तेल का निर्यात मूल्य गिरकर $30 प्रति बैरल से अधिक हो गया। इसका अर्थ क्या है? यह न केवल 70 से $80 प्रति बैरल के अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्य से काफी नीचे है, बल्कि $45 प्रति बैरल की निकासी लागत से भी काफी कम है। नतीजतन उस महीने में रूस का राजकोषीय राजस्व साल दर साल 35% गिर गया, जो 2008 के बाद से सबसे कम रिकॉर्ड था। युद्ध के कारण मानव और वित्तीय संसाधनों की निरंतर खपत के कारण राजकोषीय व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 71.6% की वृद्धि हुई, जो 1997 के बाद से रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। जब गणना की जाती है तो इस महीने के लिए राजकोषीय घाटा पिछले वर्ष के कुल रूस के आधे तक पहुंच गया है। इसलिए संघर्ष के एक साल बाद रूसी अर्थव्यवस्था की वास्तविकता यह है कि विनिमय दर धीरे धीरे गिर रही है और आरक्षित यूरो ने अपना कार्य खो दिया है और इसे केवल खाली किया जा सकता है। विदेशी संपत्तियों को लगभग शून्य कर दिया गया है। विदेशी कंपनियों के बाजार मूल्य को मंजूरी दे दी गई है और आयात और निर्यात व्यापार प्रतिबंधित कर दिया गया है। वे अभी भी सरल विनिर्माण उद्योगों का सामना कर सकते हैं, लेकिन उनके पास उच्च सटीक उपकरणों से निपटने का कोई तरीका नहीं है। वित्तीय प्रणाली बिखर गई है और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से अलग हो गई है। बेशक इस संघर्ष ने सिर्फ यूक्रेन और रूस से ज्यादा प्रभावित किया है। यूरोपीय अर्थव्यवस्था में स्पष्ट रूप से समस्याएं थीं और ऊर्जा की कमी और ऊर्जा की कीमतों में उतार चढ़ाव लंदन के कोहरे की तरह लगातार थे। इसके अलावा अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा लगातार ब्याज दर में वृद्धि के साथ, जबकि यूरोप अभूतपूर्व डॉलर की कमी का सामना कर रहा है और साथ ही उन्हें अभी भी बड़ी संख्या में यूक्रेनी शरणार्थियों को स्वीकार करना है। बीच में फंसे छोटे देश तो और भी मुश्किल हैं। अराजकता के पिछले वर्ष में श्रीलंका जैसे छोटे देश, जो पहले से ही कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे और डॉलर के भंडार की कमी थी, लगातार खतरे के कगार पर हैं। मानव इतिहास में लगभग 15,000 युद्ध हुए हैं और पिछले 100 वर्षों में कुछ संगठनों ने अनुमान लगाया है कि दुनिया भर में युद्धों से होने वाली आर्थिक हानि $5 ट्रिलियन से अधिक हो गई है। इसलिए युद्ध किसी भी समय समस्त मानव जाति के लिए एक आपदा है।